वाक्य जो ऐतरेय उपनिषद में कहा गया है। फिर क्या हुआ कि फिर वो जब उसको थोड़ा बहुत समझ में आया, अच्छा तो आप कह रहे कि कॉन्शियसनेस इज गॉड, तो फिर उसने गुरु से बोला कि ठीक है मेरा कॉन्शियसनेस गॉड में समझ आ रहा है, लेकिन उसके आगे क्या, मुझे उसके पास समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरु ने क्या बोला, तत्वमसि, और कुछ नहीं। तो तत्वमसि, तो बेचारा स्टूडेंट फिर घबरा गया, ये क्या मतलब है इसका, तत्वमसि दैट डाउट आर्ट, माने यू आर ब्रह्मन। अरे अभी आप बोल रहे थे कॉन्शियसनेस ब्रह्मन है, अब कुछ साल बाद आप बोल रहे हो कि यू आर ब्रह्मन, मतलब क्या हुआ ये? क्योंकि ये जो है ना, ये बेसिकली ये जो सेंटेंस है इसे कहते हैं उपदेश वाक्य। मतलब गुरु ने शिष्य को उपदेश दिया कि यू आर ब्रह्मन, तत्वम असि, तुम वही हो। तो जो स्टूडेंट है वो सोच में पड़ गया, कैसे हो सकता है, क्या मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ? पहले उन्होंने बोला कि मेरा कॉन्शियसनेस ब्राह्मण है, आप बोल रहे कि तुम ब्रह्म हो, मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ? तो वो इस उपदेश को लेकर सोचता रहा। तो इसके बारे में एक स्टोरी है छंदोग्य उपनिषद में, जहाँ पे श्वेतकेतु एक बहुत मतलब हमारे पुराने ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने अपने बेटे को ये वाक्य पहली बार सुनाया था, तत्वमसि। ठीक है, फिर ये जो दो वाक्य लेकर वो सोचता रहा कि प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि, इसका मतलब क्या है। फाइनली क्या हुआ कि वो सोच रहा, अचानक उसने एक्सप्लोर किया और उसको रियलाइज हुआ कि अयम आत्मा ब्रह्म, मतलब मेरा आत्मा ही ब्रह्म है, माई सेल्फ इज द ब्रह्मन। वो एक्सप्लोर करके मिला उसको, वो किसी ने सिखाया नहीं उसको ये, राइट। उसने एक्सप्लोर करके रियलाइज किया, क्योंकि वो बहुत साल से उस गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा है, करते करते उसके अंदर वो जागृति हुई, उसको वो समझ में आया कि एक्सप्लोर करके अयम आत्मा ब्रह्म। तो ये एक्सप्लोरेशन जो है एक्चुअली अनुसंधान वाक्य कहते हैं हम लोग इसको, राइट। तो वो उसको समझ आया कि ये तो मेरा आत्मा ही ब्रह्म है। और इसका जिक्र पहली बार मांडुक्य उपनिषद में किया गया, इस अनुसंधान वाक्य अयम आत्मा ब्रह्म का। तो फिर इसको लेके फिर स्टूडेंट फिर सोचता रहा, फिर कि अच्छा पहले उन्होंने बोला कि मेरा कॉन्शियसनेस ही ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म। फिर बोला गुरु ने बोले कि तत्वमसि, मतलब तुम तो वही हो। अब मैं खुद अनुसंधान करके पता लगा कि अयम आत्मा ब्रह्म, मेरा आत्मा ही ब्रह्म है, ये कैसे हो गया। तो वो फिर कुछ साल पढ़ाई करता रहा, मेहनत करता रहा, सीखता रहा, सोचता रहा, मतलब हर तरीके से वो मतलब ब्रह्म क्या है उसके खोज में बहुत साल वो करता रहा। ठीक है, करते फिर उसने अपने गुरु को बोला अयम आत्मा ब्रह्म गुरु। तो उसने बोला कि नेति, ये नहीं, है? फिर क्या हो सकता है, और ढूंढो और एक्सप्लोर करो। तब अचानक उसको एक एक्सपीरियंस हुआ, एक अनुभव हुआ। क्या अनुभव हुआ, अयम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मन, मैं ही ब्रह्म हूं। ठीक है, तो इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है कि आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मन ही ब्रह्म है, ये चारों मतलब 4 टाइप से आ रहा है। पहला वाला जो प्रज्ञानम ब्रह्म क्या था, वो आपका था कि वो सिर्फ एक डिफाइन कर रहा है कि हाँ प्रज्ञा ही ब्रह्म है, मतलब आपका कॉन्शियसनेस ही ब्रह्म है, डिफाइन किया उसने और कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट उसमें क्या उसने उपदेश दिया, तत्वमसि। फिर नेक्स्ट उसने एक्सप्लोर किया, अनुसंधान किया, कि अनुसंधान करके क्या बोला, अयम आत्मा ब्रह्म। फिर फाइनली उसने एक्सपीरियंस किया, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये चारों महावाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है उपनिषद के पॉइंट ऑफ व्यू में। और भी बहुत सारे वाक्य है, बट ये तो अद्वैत और वेदांतिक थ्योरी में ये 4 महावाक्य सबसे इंपॉर्टेंट वाक्य माना जाता है। और इनफैक्ट मतलब ये 4 महावाक्य एक इंसान का जो कॉग्निटिव लाइफ साइकिल है, जिसे हम हमारे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहते हैं, राइट, हमारे मॉडर्न साइंस में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी इस तरीके से चलता है, पहले आप चीज को डिफाइन करते हैं, राइट, फिर कोई आपको उसके पीछे ज्ञान देता है, तो वो उपदेश हो गया, राइट, ज्ञान देना। फिर सर आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यू। किसी का क्वेश्चन है कि किसी का क्वेश्चन है सत्य धातु का अर्थ क्या होता है? कौन सा? मतलब मैंने पिन किया है कमेंट कि सत्य धातु का अर्थ क्या होता है, ये किसका क्वेश्चन है? सत्य धातु जी अभी मुझे शायद नहीं पता, मैं जरूर पता करके मैं गेट बैक टू यू। सत्य धातु मैंने नहीं कभी, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। ठीक है, तो हाँ, तो मैं जो बोल रहा था, तो बेसिकली हमारा जो हम लोगों का जो कॉग्निटिव लाइफ साइकिल, हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, हम लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं आज के मॉडर्न टाइम्स में, वो जनरली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के थ्रू होता है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में भी पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये इसका डेफिनेशन है, तो वो आपका पहला वाला जो महावाक्य आ जाता है। फिर उसके बाद कोई उपदेश देता है, कोई ज्ञान देता है, फिर उसके बाद हम उसके बारे में हम खुद रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, फिर फाइनली हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं या उसको नया करके क्रिएट करते हैं। तो एग्जैक्टली वही चीज मॉडर्न टाइम्स में भी उपनिषद से ही लिया गया है। कैसे करके एक गुरु शिष्य परंपरा में जो जिससे पढ़ाई होती थी, अभी भी सेम तरीके से पढ़ाई होता है, सिर्फ नाम बदल गए हैं, कुछ नहीं, पर कॉन्सेप्ट वही है। इसलिए मैंने पहले कहा कि कोई भी धर्म हो, कोई भी फेथ हो, इज टाइटली कपल्ड टू उपनिषद और उसके ज्ञान पे, उसके जितने भी मतलब टीचिंग्स है उसके ऊपर। फिर
फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं हमेशा मैं सबको बोलता हूँ कि अगर उपनिषद की बात करें तो जनरली हम लोग दशोपनिषद कहते हैं, जो 10 उपनिषद है, लेकिन टोटल 108 उपनिषद मुक्ति का उपनिषद में उसमें उसका नंबरिंग करके दिया हुआ है। अगर कभी कोई पढ़ेंगे मुक्ति का उपनिषद, उसमें 108 उपनिषद मिलेंगे। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है, मुक्ति का उपनिषद बेसिकली वार्तालाप है भगवान श्री रामचंद्र और भगवान श्री हनुमान जी के बीच में, जिसमें हनुमान जी श्री राम जी से पूछते हैं, हे राम 108 उपनिषद तो पढ़ना मुश्किल है, तो मुझे कौन सी उपनिषद पढ़नी चाहिए? तो रामचंद्र क्या कहते हैं कि अगर आपको एक ही उपनिषद पढ़ना है या समझना है, रादर नॉट पढ़ना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना है, तो वो मांडुक्य उपनिषद है। तो मांडुक्य उपनिषद जो है वो 108 उपनिषद का एक बेसिकली जिस्ट है, मैं ये कहूंगा। ओके, हालांकि वो सबसे छोटी उपनिषद है, सिर्फ 12 वर्ष है उसके अंदर, सिर्फ 12 श्लोक है और कुछ नहीं है, ओनली 12। जबकि दूसरे जो उपनिषद है वो उसमें बहुत सारे उसमें बहुत सारे श्लोक रहते हैं, लेकिन मांडुक्य में ओनली 12 है। लेकिन मजेदार बात यह है कि श्री आदि शंकराचार्य के जो गुरु, तो उनके जो गुरु थे, उनका गुरु था आदि शंकराचार्य, गुरु का नाम था गोविंद पदाचार्य, और उनका गुरु थे गौड़पदाचार्य। तो श्री गौड़पदाचार्य ने इस मांडुक्य उपनिषद का पहली बार भाष्य किया और कमेंट्री या कारिका लिखा, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन, जो कि 250 श्लोक 250 वर्सेस में है। तो 12 श्लोक को उन्होंने 250 श्लोक में समझा है। मतलब इतना डेप्थ है हर एक श्लोक का, इतना डेप्थ है। मतलब एक सिर्फ 12 श्लोक को 250 श्लोक में समझाना, मतलब इट्स अ टास्क इन इटसेल्फ, राइट। और ये किसके ऊपर है? ये दो चीज के ऊपर है ये पूरा उपनिषद। एक है कि 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जो अपना जो चित्त है उसका, जो उसके 4 स्टेट होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा अभी, और ओम के बारे में। तो एक चीज है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप ओम के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे इंटरेस्टिंग थिंग है कि जो ओम है यही पास्ट है, यही प्रेजेंट है, यही फ्यूचर है। इसी से सब कुछ शुरू हुआ है, इसी में सब कुछ अंत होता है, और इससे फिर रिबर्थ होता है। तो ओम कांस्टेंट है। ओके, ओम इज कांस्टेंट। इवन मतलब आप हमारे गुरु नानक देव जी, उनका जो मेन वाक्य क्या है, एकाक्ष जो है वो है सतनाम एक ओमकार। कहते हैं सतनाम एक ओमकार। क्या है सतनाम? मतलब द रियल नेम, द ट्रुथ, दैट रियल नेम इज वन ओम, नथिंग एल्स। तो ओम ही ब्रह्म है, ओम ही परम ब्रह्म है, और कुछ नहीं है। जिसका हम लोग ओम को ऐसे लिखते हैं, लेकिन ओम बेसिकली अनमैनिफेस्टेड ब्रह्म है। उसमें दोनों मैनिफेस्टेड ब्रह्म भी है और अनमैनिफेस्टेड ब्रह्म, दोनों है इसमें। ओके, तो इसको हम लोग एकाक्षर ब्रह्म भी कहते हैं ओम को। तो इसमें इंटरेस्टिंग एकाक्षर ब्रह्म, एक अक्षर का ब्रह्म, ठीक है। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली इसके बारे में, जो कि हमारे ब्रह्मदेव के बारे में, ब्रह्म नहीं ब्रह्मदेव, हमारे जो ट्रिनिटी है, जो त्रिदेव में ब्रह्मदेव है, उनके बारे में एक स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या होता है कि बिल्कुल रचना के शुरू में, मतलब जब यूनिवर्स स्टार्ट होता है, तो वो बिल्कुल अकेले थे। उस समय अचानक उनके मन में ये पौराणिक स्टोरी है, ये उपनिषद में नहीं है या कहीं वेद कहीं नहीं, पुराण में मिलेगा ये स्टोरी, ठीक है। तो अचानक उनके मन में इच्छा हुई कि मुझे क्रिएट करना है कुछ, ठीक है, क्रिएट करना है। तो उन्होंने संकल्प किया। तो वो संकल्प क्या था? वो संकल्प ब्रह्म संकल्प था। मतलब ये आप उनके जिनकी बात कर रहे हो, उनके मतलब ब्रह्मा और विष्णु, महेश्वर, मैं समझी नहीं। ब्रह्मदेव के बारे में कह रहा हूं मैं। ये पौराणिक स्टोरी है, जिसमें ब्रह्मदेव ने जब बिल्कुल यूनिवर्स से शुरू में, जब कुछ भी नहीं था, जब कहीं तो स्टार्ट करना था उनको, तो उनको एक मन में इच्छा हुई, डिजायर हुई कि मुझे क्रिएट करना है। तो उस डिजायर को क्या कहते हैं? उन्होंने फिर डिजायर उसको कहते हैं ब्रह्म संकल्प उन्होंने किया। तो हम लोग कहते हैं ना, ब्रह्म संकल्प कर रहे हो तुम, भयंकर काम कुछ करना है तो, राइट। तो ब्रह्मदेव ने जो संकल्प किया था वो है ब्रह्म संकल्प। तो ब्रह्म संकल्प के समय उन्होंने पहली बार जो आवाज निकाली वो था ओम। तो ओम वाज द फर्स्ट साउंड। सो बेसिकली मैं इस कंक्लूजन पे आती हूँ इस ओम वाले के लिए, कि बिग बैंग का और ओम का कॉन्सेप्ट सेम है। उसमें मैंने बहुत कुछ पढ़ा, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप बिग बैंग थ्योरी लेंगे, बिग बैंग में क्या था कि सब कुछ एक यूनिवर्स, एक कंडेंस्ड एक मैटर था, मतलब जिसके बारे में, और वहां से वो फटता है, बिग बैंग होता है करके, सब कुछ धीरे धीरे फैलने लगता है, राइट। तो अगर मतलब उत्पत्ति वहीं से हुई है, लेकिन अगर आप उपनिषद में पढ़ेंगे, और इसका जो जिक्र है ये आपको मल्टीपल उपनिषद में मिलेगा, बृहदारण्यक में मिलेगा, मांडुक्य में मिलेगा, मुंडका में मिलेगा, बहुत जगह, ईशावास्य में मिलेगा, हर जगह मिलेगा ये। इसमें कॉन्सेप्ट है कि हम लोग कहते हैं ब्रह्मानंद, जिसे कहते हैं कॉस्मिक एग, राइट, कॉस्मिक एग। और मजेदार बात यह है कि ये जो कॉस्मिक एग का जो कॉन्सेप्ट है, ये विश्व के ज्यादातर सिविलाइजेशंस के स्टोरीज में है। मतलब इजिप्शियन स्टोरीज में भी है, सुमेरियन स्टोरीज में भी है, आपके चाइनीज स्टोरी में भी है,
जापानीज में भी है, हर जगह पे है, जितने भी पौराणिक मतलब जितने भी पुराने सिविलाइजेशंस हुए हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक पॉइंट, एक बिंदु, एक कॉस्मिक, एक ब्रह्मांड, वो कॉन्सेप्ट कांस्टेंट है हर जगह पर, और उस पॉइंट से सब कुछ का उत्पत्ति हुआ है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि तो ब्रह्मन क्या है, और ब्रह्म क्या है? परम ब्रह्म वही है जिसने वो पॉइंट बनाया, वो ब्रह्मांड बनाया, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। आपने कहा ना कॉज एंड इफेक्ट, जिस पॉइंट में जाके कोई कॉज नहीं रहता है, इसका कोई कोई कारण नहीं रहता, उसके बाद क्या हो सकता है कोई नहीं जानता है, तो वही ब्रह्म है, वही वही सुप्रीम ट्रुथ है। तो ब्रह्म ने ब्रह्मांड का क्रिएट किया, ब्रह्मांड से जितने कॉस्मोस, जितने यूनिवर्स का उत्पत्ति हुआ, क्रिएशन हुआ। और यही चीज आपका नासुद्य सूक्त में भी लिखा हुआ है, राइट? तो बेसिकली इट्स ऑल साइंटिफिक, मतलब हमारा जो वेद है, उपनिषद, इज ऑल साइंटिफिक। ये ऐसे नहीं कि कोई किसी ने ऐसा लिख दिया, ये मतलब हजारों वर्षों के करोड़ तपस्या से ये ज्ञान प्राप्ति हुआ है। Okay. राइट? Very interesting. हाँ बोलिए। I was saying very interesting. Like हाँ, it is giving me good. तो बेसिकली कमिंग बैक टू द स्टोरी ऑफ ब्रह्मदेव, जब उन्होंने ओम का उच्चारण किया, तो ओम इज बेसिकली एक वाइब्रेशन था, एक स्पंदन, राइट? स्पंदन एक वाइब्रेशन था जिससे क्रिएशन हुआ, जिसमें सबका क्रिएशन हो, उत्पत्ति होने लगा, लाइफ को उत्पत्ति होने लगा। सो ओम इज एन इनसेपरेबल फ्रॉम ब्रह्मन, मतलब ब्रह्मन से हम अलग नहीं कर सकते, तो ओम ही ब्रह्मन है। लेकिन उसका दो पार्ट है, वो मैं बताता हूँ। बोथ मैनिफेस्टेड ब्रह्मन है और अनमैनिफेस्टेड ब्रह्मन है, वो मैं इसके बारे में अभी थोड़ी देर बता रहा हूँ। अब क्या होता है कि हमारा जो आत्मन है, जो जीवात्मन है, आत्मन का 4 भाग है, 4 पार्ट है। जब हम जगे हुए रहते हैं, जब जागृत स्टेट में रहते हैं, उसमें विश्व कहते हैं, राइट? जब हमारा फोकस आउटवर्ड रहता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड की तरफ रहता है, हमारे जो सेंस ऑर्गन से वो काम करते हैं, हम लोग, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ, मैं अभी जागा हुआ, मैं जागृत स्टेट में हूँ, ये सब विश्व कहते हैं इसको, ठीक है? मैं आपसे वार्तालाप करने में अभी बिजी हूँ, एंगेज हूँ, आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आपका बात मैं समझ रहा हूँ, आप मेरी बात समझ रहे हैं, इसको प्रोसेस कर रहे हैं दिमाग में, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सबको बेसिकली विश्व स्टेट कहते हैं आत्मा की। और इस स्टेट में आत्मा जो रहता है वो वैश्वनारा के रूप में रहता है, द यूनिवर्सल वन, और जिसे हम दूसरे शब्दों में विराट पुरुष कहते हैं, द कॉस्मिक बीइंग। नाउ अब ये मत सोचिए कि विराट पुरुष मतलब कोई भयंकर, कोई बड़ा आदमी, ऐसा कुछ नहीं है। विराट पुरुष वही है, वही आत्मन है जो सब जानता है, जो प्रज्ञ है। अभी मैं जैसे बैठा हूँ, मैं आप जानता हूँ कि आप मेरे से बात करें, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और कई लोग यहाँ इंस्टाग्राम लाइव में देख रहे हैं, तो आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ माई सिचुएशन, राइट? मैं इस पर्टिकुलर करंट प्रेजेंट का मैं जानकारी रखता हूँ, मैं अपने घर में हूँ, मैं यहाँ पे सामने, मेरे सामने फोन है, मैं बात कर रहा हूँ इंस्टाग्राम में, ये जितने भी इंफॉर्मेशन है इसका मैं अवेयर हूँ। तो विराट पुरुष बेसिकली क्या है? विराट पुरुष रहता है कि ये बेसिकली एक टोटल यूनिवर्स या टोटल कॉस्मोस है, जो कि किसी एक इंसान, जो किसी देश, नेशन या सोसाइटी में जुड़ा हुआ है, उसके अंदर है, सोसाइटी के पार्ट है। तो हम लोग सब विराट पुरुष है एक्चुअली। आप तो पुरुष मतलब अनदर थिंग, पुरुष मतलब आप मेल मत लीजिए, यहाँ पे इट्स जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ पुरुष कैन बी फीमेल आल्सो, ठीक है? तो बेसिकली मैं कहूंगा कि विराट इंडिविजुअल है रादर। तो हम लोग सब जब जगे हुए हैं, सब लोग विराट पुरुष या वैश्वनारा के रूप में है। हमारा आत्मा उस समय उस स्टेट में रहता है। जो नेक्स्ट स्टेट रहता है ड्रीम स्टेट, स्वप्न। जब हम सो जाते हैं और जब हम स्वप्न में चले जाते हैं, जब हम ड्रीम्स देखते हैं, उस स्टेट को क्या कहते हैं? तेजस और द इल्यूमिनेटेड वन। इसमें क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है वो क्या होता है कि जब हम जगे हुए थे, जिस समय हम लोग कोई काम कर रहे थे, जो सपोज वो ढंग का हुआ नहीं होगा, या हम लोग किसी ने बात किया, हम लोग किसी से पूछा, वो सब चीजें हमारे दिमाग में प्ले करती है इन द रूप ऑफ आवर ड्रीम्स। तो ड्रीम क्या होता है कि वो मैनिफेस्टेशंस ऑफ आवर फिजिकल एंड प्रैक्टिकल और इमोशनल एक्सपीरियंसेस, जो हम लोग ने वेकिंग स्टेट में लिया था, तो हमारे ड्रीम्स है। सपोज अचानक आप अपना बचपन की ड्रीम्स करते हैं, तो क्योंकि बचपन में भी आप वेकिंग स्टेट में जो भी आपने काम किया था, वो उसका ड्रीम्स आप देखने लगेंगे, मे बी थोड़ा बहुत विकृत रहेगा, पर मूल ड्रीम विल बी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस ऑफ योर वेकिंग स्टेट, ठीक है? और उस स्टेट को क्या कहते हैं? तेजस कहते हैं, ठीक है? तेजस। और इसमें क्या होता है, जो अपना आत्मन है वो बेसिकली वैरायटी ऑफ चीजों को एक्सपीरियंस करता है। इस स्टेट में ना तो कोई डर रहता है, ना दुख रहता है, ना मतलब कुछ भी नहीं रहता। बेसिकली इट्स अ स्टेट जहाँ पे हर जगह पे होप ही होप है। ड्रीम में हम लोग सब लोग हीरो बन जाते हैं, सुपर हीरो बन जाते हैं, ठीक है? तो जो मतलब हमारे वेकिंग स्टेट में जो हमारे अनफुलफिल्ड विशेस है, अनफुलफिल्ड काम है, वो ड्रीम स्टेट में हम लोग कर देते हैं। काश मैं ये कर सकता, तो सब सपने में वो मैंने कर दिया, राइट? हालांकि मैं अपने जब मैं जगह वो मैं वो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सपने में मैं कर सकता हूँ। तो बेसिकली जो आत्मन है वो आउटर ऑब्जेक्ट्स के बारे में नहीं जानता उस समय सिर्फ वो इनर ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानता है, मन में जो चल रहा है, दिमाग में चल रहा है। तो बेसिकली जो सूक्ष्म शरीर है वो बहुत एक्टिव हो जाती है ड्रीम स्टेट में, और इससे कारण क्या होता है कि जो आत्मन जो है वो एक इंडिविजुअल लेवल में नहीं रहता, रादर एक सटल लेवल में पहुंच जाता है, जिसे हम तेजस कहते हैं, या स्टेट को हिरण्यगर्भ भी कहते हैं हम लोग, ठीक है? हिरण्यगर्भ, ओके।
ये जो एंटायर कॉस्मोस है इस समय इस समय हम लोग बिल्कुल सटल माइंड लेवल में रहते हैं। जब भी हम ड्रीम देखते हैं ना तो कोई हमारा कोई भी इंद्रिय जो इंद्रिय है किसी तरीके जो कोई काम नहीं करता। ओनली व्हाट वी थिंक इज हमारे इंटरनल मेमोरी, इंटरनल थॉट प्रोसेस वही काम करता रहता है। सूक्ष्म शरीर एक्टिव रहता है, वही इधर उधर घूमता रहता है, वही ड्रीम देखता है, सब कुछ करता है, ठीक है। लेकिन मैं फिजिकली कुछ नहीं करता हूँ, राइट। तो थर्ड स्टेट क्या होता है, इज अ डीप स्लीप स्टेट, जिसे सुषुप्ति कहते हैं, जहां हम ड्रीम भी नहीं देखते हैं, जहां पे कोई डिजायर नहीं होता है, कुछ कोई इच्छा नहीं होती है, जहां पे ना तो कोई दर्द होता है, ना किसी चीज की जरूरत होती है, ना कोई कुछ होता है। मतलब इट्स अ स्टेट वेयर एवरीथिंग इज अनडिफरेंशिएटेड, मतलब किसी चीज के मतलब फर्क नहीं जानोगे आप। मतलब खुशी या दुख, काला सफेद, दिन रात, किसी चीज का कोई फर्क नहीं है उस समय, ठीक है। तो उस स्टेट में ना तो कोई ड्रीम रहता है, मतलब कोई स्वप्न नहीं देखता है, ना कोई फीलिंग रहती है, और वो जो स्टेट ऑफ आत्मा है उसे हम प्रज्ञा कहते हैं, द ऑल नोइंग वन, प्रज्ञा। तो सुषुप्ति जो स्टेट है, डीप स्लीप, उसमें जो आत्मा का जो स्टेट होता है वो प्रज्ञा, जिसमें कोई सेंस नहीं रहता है, कोई माइंड नहीं रहता, कोई मेमोरी नहीं रहता, कोई थॉट प्रोसेस नहीं रहता है, कोई एक्शन नहीं रहता है। तो इस स्टेट में एक्चुअली हमारा जो आत्मा है इज इन कंप्लीट रेस्ट, डीप स्लीप, कंप्लीट रेस्ट। और इस स्टेट में आई विल मर्ज इनटू यू, मैं जो देखता हूं मैं उसके अंदर मर्ज कर जाऊंगा, या मैं जो सुनता हूं मैं उसके अंदर मर्ज कर जाऊंगा। तो सब कुछ एक जैसा मर्ज हो जाता है, मतलब इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक है। तो यही प्रज्ञा है, यही ऑल कॉन्शियसनेस है, वही सब कुछ मर्ज करके एक जगह हो जाता है। तो दैट इज प्रज्ञा। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है, अगर आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं तो एक मूवी पहले आई थी, इसका नाम है लूसी, स्कारलेट जॉनसन उसमें थी। तो उसमें क्या होता है कि इट्स ऑल अबाउट द नॉलेज, राइट। अल्टीमेटली नॉलेज एक पेन ड्राइव में आ जाती है, उसका जितना भी पूरा ब्रह्म का नॉलेज है। तो दैट इज ओनली प्रज्ञा। बहुत लूजली सेम कॉन्सेप्ट को उन्होंने मूवीज में लेके आए थे लूसी में। तो प्रज्ञा भी वही है कि पूरा जो कॉन्शियसनेस है, सबको एक जगह पे लाना, एक में मर्ज हो जाना, दैट इज प्रज्ञा। और इसलिए शायद हम लोगों का जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान रखा गया है, क्योंकि नॉलेज है उसको, वो कॉन्शियसनेस है, वो मतलब लूनर सर्च में जाके सब कुछ ढूंढ रहा है, नॉलेज लेता रह रहा है, राइट। प्रज्ञान रोवर इसलिए नाम रखा गया है, राइट। तो इस स्टेट में क्या होता है कि जो हमारा आत्मन है वो बिल्कुल जागृत स्टेट या स्वप्न स्टेट से अलग रहता है, क्योंकि इस समय वो आनंदमय होता है। उसमें ना तो कोई दुख होता है, ना कोई चोट या कुछ, कोई पेन, कोई माइजरी, कुछ नहीं रहता। इसको आनंदमय, इस समय हमारा आत्मन हमेशा आनंदमय रहता है प्रज्ञा स्टेट में। Okay. फुल ऑफ Yeah, I have one doubt. हाँ, मतलब मेरा इट्स कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ माइजरी, पेन, थॉट्स, एनीथिंग, राइट। Okay. तो वो है प्रज्ञा। मेरा एक डाउट है सर, मेरा एक डाउट है, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। हाँ, तो याद है आपको फर्स्ट टाइम मैंने ये पूछा था कि परमात्मा हमें परमात्मा में मिलना है, तो परमात्मा ने हमें बनाया क्यों? उसका तो आंसर मेरे को मिल गया था। मेरे को भी एक डाउट आ रहा है कि मतलब हम जब परमात्मा में मिल जाते हैं तो हमारी एग्जिस्टेंस रहती है, मतलब हम कभी खत्म नहीं होते, राइट? ऐसा है इसका मतलब? कभी नहीं खत्म होते। ओके। और ये प्रज्ञा स्टेट, मतलब प्रज्ञा स्टेट में मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि तो प्रज्ञा स्टेट में जो बोल रहा हूँ कि प्रज्ञा स्टेट जब मतलब बेसिकली वो स्टेट है जहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब एक ऐसा लेवल ऑफ आत्मन जहाँ पे मतलब मैं क्या सच है, क्या झूठ है, क्या दिन है कि रात है, क्या कुछ है, कुछ नहीं पता। आई मीन द डीपेस्ट स्लीप, जहाँ पे सिर्फ आनंद ही आनंद है। जो आत्मा है वो कंप्लीट रेस्ट में है, कंप्लीट रेस्ट में है, कंप्लीट आनंद में। इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्रज्ञा इस आनंदमय। ओके, तो इसे मतलब कैसे कैसे मतलब ये स्टेट में कैसे जाते हैं, मेरे को सब लोग ये समझना जाते है। हैं, सब लोग जाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो हमेशा प्रज्ञा स्टेट में चला जाता है, क्योंकि जब आप कॉन्शियस रहते हैं, जब आप जागृत स्टेट में रहते हैं, राइट, फिर वो ग्रेजुअली वो स्वप्न स्टेट में जाता है, फिर स्वप्न स्टेट से आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रज्ञा स्टेट में चला जाता है। इट इज अ फाइन लाइन बिटवीन बीइंग अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, उस स्टेट में चला जाता है, राइट। तो आपका जो सूक्ष्म शरीर है, जो जीवात्मा है, वो इस स्टेट में चला जाता है कि जहाँ पे उसको कोई डिफरेंशिएशन नहीं पता, किसी तो ये चीज का डिफरेंशिएशन नहीं है। जब हम सोते हैं तब ज्यादा मुझे ये समझ नहीं आया कि मतलब कब जाता है, कैसे जाता है तो देखिए क्या होता है कि हम हमारा जो जीवन चक्र वो हमेशा या तो हम लोग जगे हुए रहते हैं, नहीं तो सोए हुए रहते हैं, राइट। मेनली दो काम करते हैं। जी। तो जगे हुए में हमारे इंद्रियां जो है, हमारे जो एक्सटर्नल जो ऑर्गन्स है वो एक्टिव रहती है। तो हम लोग काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं दिन रात, तो विश्व या जागृत स्टेट वही है। लेकिन जब हम सो जाते हैं वो बहुत मिस्टीरियस है, क्योंकि सोने के बाद ह्यूमन मतलब जो ये जो है ना, इसका बहुत रिसर्च होता रहता है। मतलब हर यूनिवर्सिटी में जब कोई सोता है तो जो ड्रीम्स का जो लेवल्स होता है, ड्रीम्स के बाद एक लेवल होता है जहां कोई ड्रीम नहीं होता है, दैट इज द डीपेस्ट स्लीप। ओके। दैट इज द डीपेस्ट स्लीप, एंड दैट डीपेस्ट स्लीप इज बेसिकली प्रज्ञा। ओके, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। आई मतलब मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, तो फिर तो क्या होता है कि मतलब ओवरऑल जो है, जो विश्व जो मैंने पहले बोला था, जब विश्व जो है जो मतलब जागृत स्टेट में, तो वो क्या एंजॉय करता है, ग्रॉस बॉडी को एंजॉय करता है, आकार को एंजॉय करता है। लैपटॉप के सामने में
मैं फोन के सामने हूँ, मेरे सामने ये सब कुछ है, तो ये ग्रॉस बॉडी, ग्रॉस चीजों को मैं एंजॉय करता हूँ इन विश्व स्टेट, ठीक है। लेकिन जब तेजस हो जाता है, मतलब जो सेकंड, जब स्वप्न में जाते हैं हम लोग, तेजस स्टेट में जो आत्मा जाता है, वो सटल बॉडी को एंजॉय करता है, क्योंकि हम लोग उस समय हिलते डुलते नहीं है, हमारा जो एक्सटर्नल बॉडी वो रेस्ट में रहता है, लेकिन हमारा आत्मन बहुत एक्टिव रहता है, वो सपना देखता है, वो ड्रीम्स करता है, ठीक है, तो वो सटल बॉडी स्टेट में रहता है। और प्रज्ञा में क्या होता है, वो आनंदमय होता है, ब्लिस, सुप्रीम ब्लिस, ठीक है, प्रज्ञा में सुप्रीम ब्लिस होता है। तो अब जो फोर्थ स्टेट है वो बहुत इंटरेस्टिंग, उसे कहते हैं तूर्य, ठीक है। ये 4 स्टेट है। तूर्य, तो तूर्य क्या है, ना तो वो कॉन्शियसनेस ऑफ इंटरनल वर्ल्ड है, ना तो एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए है, ना तो वो किसी चीज के लिए, इट्स बेसिकली जो हम लोग ने देखा नहीं है, सोचा नहीं है, जिसको मेजर नहीं कर सकते, ना हम छू सकते हैं, ना उसको पा सकते हैं, ना वो हमारे सामने है, ना हम उस बारे में सोच भी सकते हैं। तो वो तूर्य जो है वो सबसे ऑस्पिशियस, सबसे पाक, सबसे ऑस्पिशियस है, जो नॉन ड्यूअल है, दैट इज तूर्य। और ये जो पर्टिकुलर स्टेट है, ये बेसिकली आपको पता लगेगा कि इस तूर्य स्टेट में बेसिकली हम लोग अनमैनिफेस्टेड ब्राह्मण को पा जाते हैं। अब ये कैसे लिंक है ओम के साथ मैं बताता हूँ आपको। तो ये सब क्या होता है कि तो जो तूर्य जो स्टेट है, ये है ऑल परवेडिंग में, सबसे पहले यही आता है और इसके अंदर सब कुछ समा जाता है। क्योंकि जैसे इवन हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो छोटा है वो बड़े में समा जाता है, जो बड़ा है वो उससे भी बड़े के अंदर समा जाता है, वो उससे भी बड़ा, मतलब बेसिकली किसी अंदर मर्ज हो रहा है। तो अल्टीमेटली फाइनली जिसके अंदर मर्ज होता है वही तूर्य है, वही तूर्य स्टेट ऑफ आत्मन है। तो बेसिकली अगर उपनिषद में एक एनालॉजी बहुत जगह यूज किया गया है, अगर आप कोई उपनिषद पढ़े, वो है कि रस्सी और सांप का एक एनालॉजी, स्नेक एंड द रोप, राइट। तो बिकॉज ऑफ द माया, हम लोग जिस एक्सटर्नल वर्ल्ड में माया उसमें भरपूर है, राइट, और इग्नोरेंस, हम लोग जानते नहीं, अज्ञानता के कारण हम लोग कभी कभी रस्सी को सांप सोचते हैं, अरे ये तो सांप है, हाँ? लेकिन क्या होता है कि जब आपको रियलाइज होगा और जब आप एक्चुअल रियलिटी को आप समझेंगी, अंडरस्टैंड करेंगी, तब आप कभी नहीं सोचेंगे कि वो रस्सी सांप है। तो रस्सी ही है उस समय। तो तूर्य वही स्टेट है जहां आपको नॉन डुअलिटी नहीं है, सिंगुलरिटी है, मतलब अल्टीमेट ट्रूथ है, जहां पे आपको रस्सी दिखेगा, कभी सांप दिखेगा नहीं। वो अगर सांप है तो सांप दिखेगा, रस्सी है तो रस्सी ही दिखेगा। दैट इज द स्टेट वेयर कोई डुअलिटी नहीं होता जिसमें, ठीक है। तो कैसे करके, अब ये जो ओम है, जो मेन सब्जेक्ट ओम का जो सिलेबल है, ये चारों स्टेट ऑफ ब्राह्मण से बहुत टाइटली कपल्ड है। तो अगर हम ओम देखेंगे, हम लोग ओ एम नहीं लिखते कभी, ओम नहीं होता है। ओम का अ उ म 3 सिलेबल है, अ उ म, ओम, ठीक है। तो अ जो है, जो अकार है, जो ओ पहला जो अ है, वो बेसिकली वेट बना रहा है, जो विश्व स्टेट है, जहां पे सब कुछ सबके पहले आता है, सबके पहले वेकिंग स्टेट, मतलब हम लोग जब जगे हुए रहते हैं, हम लोग सबसे पहले जगे ही रहते हैं, तो दैट इज अ। और इस स्टेट में विराट पुरुष जो है, हमारा जो विराट पुरुष आत्मन है, वो हर एक जीव के सबसे पहले रहता है, मतलब क्योंकि हम लोग काम करते हैं और काम करने से ही आगे जा सकते हैं, ज्ञान प्राप्त करने से ही आगे जा सकते हैं, विराट पुरुष हो सकते हैं हम लोग। तो अ इज द फर्स्ट, अ इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो वही अ है। तो दूसरा सिलेबल है उ क्या है, वो इंटरमीडिएट है, अ उ म, और म के बीच में इंटरमीडिएट, बीच का स्टेट है। तो ये तेजस है, क्योंकि तेजसा भी इंटरमीडिएट स्टेट है, विश्व तेजस प्रज्ञा, राइट। तो तेजस से इंटरमीडिएट स्टेट है, तो इसलिए, और तेजस से सुपीरियर है विश्व से, तो इसलिए उ जो है वो आपका इंटरमीडिएट स्टेट हो गया। तो हिरण्यगर्भ भी अगर देखेंगे, वो भी इंटरमीडिएट स्टेट है, विराट पुरुष, बीच में हिरण्यगर्भ, उससे ऊपर कौन है, ईश्वर, राइट। तो प्रज्ञा में जो मैनिफेस्टेड ब्राह्मण हुआ ईश्वर, जो हम लोग त्रिमूर्ति के बारे में सोचते हैं, हाँ, वो ईश्वर है, राइट। हाँ, तो जो हिरण्यगर्भ बीच में पड़ता है, तो ये ऊ जो लेटर है वो हिरण्यगर्भ को कहते हैं। और जो म, जो लास्ट वाला लेटर जो है, वो सुषुप्ति होता है, या प्रज्ञा, या डीप स्लीप में, जहां पे बेसिकली जीवात्मा वो कुछ एक्सपीरियंस नहीं करता है, एक ऐसे स्टेट में चला जाता है जो कि ईश्वर के करीब है, तो दैट स्टेट इज ईश्वर। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है, फिर तूर्य कहां गया, तो फोर्थ स्टेट ऑफ ब्राह्मण। तो अगर आप ओम करेंगे, ओमकार का जाप करेंगे, तो हम लोग क्या कहते हैं, ओम, एक साइलेंस रहता है, फिर ओम, ये साइलेंस ही चैतन्य है, ये साइलेंस ही चैतन्य है, यही तूर्य है। क्योंकि एक कहा गया है, शून्य साक्षी चैतन्यम, साइलेंस इज द शून्य, दैट इज जीरो, राइट। शून्य या साइलेंस इज चैतन्यम, यही तूर्य है। तो ओम जो है, यही बिगिनिंग है, यही मिडिल है, यही एंड है, और वो साइलेंस इज द रिबर्थ ऑफ अनदर ओम, तो वही रिबर्थ है। तभी ब्रह्मदेव ने ओम को उच्चारण किया था क्रिएशन के समय। तो इस फुल साइकिल, टोटल साइकिल है ये। तो बेसिकली जो ओम है वो दोनों सगुण भी है और निर्गुण भी है। तो
सगुण जैसे इसमें हम लोग ईश्वर के जिक्र के अभी मैंने ईश्वर के बारे में बताया, राइट? तो ईश्वर इज द मैनिफेस्टेड ब्राह्मण, और द वो सगुण हम उसका फॉर्म सोचते हैं हम लोग, हाँ ईश्वर ऐसा देखने में है, ठीक है, मैनिफेस्टेड ब्राह्मण है। लेकिन ओम निर्गुण और अनमैनिफेस्टेड ब्राह्मण भी है, ओके? वो है वो साइलेंस, यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं है उसका, वो शून्यता है, ठीक है? तो जो अ है वो मैनिफेस्टेड विराट है, जो उ है वो मैनिफेस्टेड हिरण्यगर्भ है, और जो म है वो मैनिफेस्टेड ईश्वर है। और उसके बाद जो साइलेंस आता है करके जो नया ओम आता है, वो जो साइलेंस अनमैनिफेस्टेड ब्राह्मण है, तो वो निर्गुण ब्राह्मण है। तो यही आपसे बेसिकली शेयर करना था, मतलब ओम के बारे में, 4 स्टेट्स ऑफ ब्राह्मण के बारे में, उपनिषद के बारे में थोड़ा बहुत, क्योंकि इतने कम टाइम में बाकी तो बोल नहीं सकते, मतलब जितना मुझे लगा कि जो इंपॉर्टेंट है यही मुझे शेयर करना था आपसे। राइट या इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक जो आपने स्टोरीज बताई, स्टोरीज के थ्रू हमें एक्सप्लेन किया, और मुझे वो प्रज्ञा वाला बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। मतलब सारा ही अच्छा लगा है, सब कुछ ही मतलब समझ में सब कुछ आया है। और मेरे जो डाउट्स थे ओम के रिलेटेड, जो डाउट्स थे वो मेरे सारे क्लियर हो गए हैं। मतलब आपने हमेशा ही मेरे डाउट्स क्लियर किए हैं। उस टाइम पे परमात्मा वाला था वो मेरा डाउट्स, मतलब जो डाउट था वो बहुत, मतलब वो डाउट सॉल्व नहीं कर पा रही थी मैं, किसको बता नहीं पा रहा था, आपने किया था, और आज भी उससे रिलेटेड मेरा डाउट क्लियर हुआ। और हाँ मतलब ये सभी हमने डिस्कस किया, मैं तो थोड़ा सा मैं भूल गई, बट हाँ, मतलब बेसिकली जो है, तो मैं आपको वही बोलूं कि जो 4 महावाक्य है, हाँ 4 महावाक्य आपका सब डाउट को क्लियर कर देगा, क्योंकि परमात्मा कोई नहीं, आप खुद है। ओके हाँ, हाँ अहम ब्रह्म एक और था, तो उस मतलब उस लेवल तक जाना पड़ेगा, मतलब तो आपको रियलाइज होगा, आपको जब उस लेवल में रियलाइज जब होगा कि अहम ब्रह्मस्मि, दैट मींस आप ही, आपके अंदर ही परमात्मा है, आप ही ब्रह्म है, आपसे ही क्रिएशन है, आपसे ही अंत है, आप फिर से रिबर्थ करती है, तो आप ही है। क्योंकि इवन गीता में भी है ना कि आत्मा का कभी अंत नहीं होता है, यही है, रिबर्थ होता ही रहता है। ओके जो मतलब हम साइंस में पढ़ते हैं कि एटम, मतलब सॉरी एनर्जी का कंजर्वेशन का होता है, तो वो गीता का जो आत्मा वाला है वो रिलेटेड है। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, ओनली आपका फॉर्म चेंज हो जाता है, राइट? तो एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है। उस तरीके से आप सेम लीजिए, आत्मा जो है, आज मेरे अंदर जो आत्मा है, मैं जब मर जाऊंगा तो मेरा आत्मा किसी और की शरीर में चला जाएगा, फॉर्म चेंज हो गया बस, लेकिन आत्मा तो वही है, राइट? राइट या और आपने वो उपनिषद का नाम बताया था जो हनुमान जी को राम भगवान ने बताया था। मुक्ति का उपनिषद जो है वो जो उपनिषद है उसमें आपको पूरे 108 उपनिषद के नाम मिलेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस ऑर्डर में, ठीक है? तो यही मतलब रामचंद्र जी ने हनुमान जी से ये बताया था कि अगर आप 108 उपनिषद पढ़ना है तो सब बहुत अच्छी बात है, पढ़िए, लेकिन उतना टाइम तो किसी के पास नहीं होगा, उनके पास भी नहीं था। तो एक उपनिषद पढ़ना है, वो है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद एक ऐसा उपनिषद है जिसमें सब उपनिषद का सार है, सिर्फ 12 वर्ष है, इसी के अंदर ओम है, इसी के अंदर ब्रह्म है, इसके अंदर सब कुछ है। और ये 12 जो वर्सेस है, इस 12 वर्सेस को जब एक्सप्लेनेशन किया गया तारिका के रूप में, वो गौडपादाचार्य जी जो आदि शंकराचार्य के गुरु है, उन्होंने किया था। वो 250 वर्ष में उसका एक्सप्लेनेशन किया। तो सोचिए कितना पावरफुल वो 12 वर्सेस है, सोचने की बात है एक्चुअली। सो इट्स ऑल अबाउट, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देखिए हमारे जो मॉडर्न कॉग्निटिव साइंस है वो हम लोग फॉलो करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में, रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में। तो हमारा जो भारतीय सभ्यता है या भारतीय कॉग्निशन है, हम लोग जब स्मृति या श्रुति से हम लोग ये ज्ञान सबको देते हैं, ये भी एक्चुअली सुपीरियर रूप ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, जहां हम लोग सबसे पहले एक चीज को डिफाइन करते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म। फिर उसके बाद उस डेफिनेशन को हम लोग कहते हैं, उपदेश देते हैं, तत्त्वमसि, ठीक है? गुरु ने उपदेश दे दिया, हाँ, किसी ने उपदेश मतलब नॉलेज, इंफॉर्मेशन, हाँ, एक मतलब उपदेश दिया तो उस दिमाग में घुस गया, तत्त्वमसि, अच्छा ओके, ठीक है? फिर उसके बाद वो खुद अनुसंधान करने लगा, खुद एक्सप्लोर करने लगा, हाँ, तब उसने क्या है, अयम आत्मा ब्रह्म, अरे वाह! फिर फाइनली जब उसको रियलाइज हुआ, एक्सपीरियंस करके रियलाइज हुआ, अयम ब्रह्मास्मि, मैं तो वो ब्रह्म हूँ। तो ये इट्स ऑल आर इंटरकनेक्टेड। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, अगर इसके बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि मैं भी कई साल से कर रहा हूँ, इट्स नॉट द एंड, और मैं चाहता हूँ कि और भी करते रहूंगा मैं, तो देखते क्या होता है। राइट बहुत कुछ मुझे मतलब इतने डाउट्स थे जो मुझे आपके वीडियोस और आपके आज के लाइव के थ्रू मुझे हेल्प हुई है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग टाइम, एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी। हैप्पी गणेश चतुर्थी।